बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। और डिबेट विद फ़खर में आज बात होगी, पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में हालात काफ़ी ख़राब रहे हैं, बल्कि अभी भी मैं कहूँगा कि वो स्टेबिलिटी नहीं आई, लेकिन आज क्योंकि एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है तो शायद कोई बेहतरी आए, और उस हिसाब से फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक स्पीच भी आज शाम को की है, सारे जितने भी मतलब नेशनल टीवी के ऊपर उन्होंने की, और हर जगह से वो ब्रॉडकास्ट भी सब लोगों ने उसको देखा। 5-7 मिनट की उनकी एक स्पीच थी। उससे पहले जो बातें हम देख रहे हैं, शेख रशीद साहब हैं या बाकी जो कैबिनेट के लोग हैं, नूरुल्लाह कादरी साहब ने भी आज नेशनल असेंबली का इजलास था, वहां पे उन्होंने भी बहुत सारी बातें की। लेकिन मेरा सवाल एक बड़ा सादा सा है कि आया ये सारी बातें जो आज हम कर रहे हैं, ये हफ्ता पहले अगर हो जाती तो शायद जो आज या एक हफ्ता या 4-5 दिन हमने सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर देखी तो शायद ये हम ना देखते, और ये जो एक मैं कहूंगा कि एक पूरा मजाक बना पाकिस्तान का अराउंड द वर्ल्ड, तो शायद ये चीज ना होती। लेकिन खैर, ये मेरे ख्याल में हम लोग तब सीखते हैं जब हमें एक, जिसे कहते हैं ना कि अगर किसी का मुंह लाल होता है तो हम अपने मुंह के ऊपर भी चपेड़े मारना शुरू कर देंगे कि यार हम उसी तरीके से करेंगे। तो ये एक अफसोस के साथ ये चीजें हो रही हैं, लेकिन खैर अब देर आए दुरुस्त आए। अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है। लाहौर की सिचुएशन, उस हवाले से भी बात करेंगे। इमरान खान साहब के मैं ये कहूंगा कि प्रायोरिटीज के हवाले से बात करेंगे, उनके स्पीच के हवाले से बात करेंगे। मेरे दो जो ऑनरेबल गेस्ट है उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। हिंदुस्तान से रोहित शर्मा साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान से हमारे बहुत अच्छे दोस्त कसवर क्लासरा भाई, दोनों को मैं वेलकम करूंगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रोहित जी, आपसे शुरू करूंगा। तकरीर तो अगर आपने नहीं सुनी तो उसका ताल्लुक, तकरीर तो उनके इंटरनल मैटर्स के ऊपर थी, लेकिन जब भी कोई इस किस्म की तकरीर होती है तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का जिक्र उसमें आता है। उस तकरीर के अंदर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से ट्रेंड चला सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर चल रही है इस वक्त, एंड लाहौर इज बर्निंग, इस तरह के ट्रेंड्स और ये सारी चीजें हम लोगों ने कल रात ट्विटर पे देखी कि वहां से कोई 380 से ज्यादा ट्विटर हैंडल्स थे जो इस तरह की ट्वीट्स जो हैं और ट्रेंड्स जो है वो क्रिएट कर रहे थे। हालांकि मैं ये कहूंगा कि खान साहब को ये सोचना चाहिए कि हम अपने आंगन में देखें, अपने घर में देखें, जो हालात यहाँ पे खराब थे उसके ऊपर फोकस करें, ना कि दूसरे मुल्क पे करें। ठीक है, अगर हिंदुस्तान ने अगर ऐसे किया भी है तो मेरे ख्याल में कर लेना चाहिए, उनका वो काम होगा। जब उनके यहाँ कुछ होता है तो हम इस तरह की चीजें करते हैं, वो फिर हम अपना हक समझते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, खान साहब को एक चीज पता होनी चाहिए कि जिस तरीके की फोटोग्राफ्स, वीडियोस सोशल मीडिया पे आ रहे हैं आजकल लाहौर से, ये तकरीबन एक हफ्ता हो गया अब इस चीज को, है ना। ऐसे ही कुछ वीडियोस कश्मीर से आते हैं और आपका स्टैंड कश्मीर पे क्या होता है, और खान साहब क्या बोलते हैं कि तशद्दुद हो रही है, वहां पे लड़कियों को, लेडीज को मारा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। आई मीन ये चीज अगर इंडिया ये बात बोल रहा है कि आपके अपने अंदर तशद्दुद हो रही है तो क्या गलत है भाई? लाइक सेम वीडियोस तो हैं। आज मैंने इस चीज पे अपने चैनल पे भी एक वीडियो बनाया, ठीक है। देखो असलियत क्या है कश्मीर में। जो वीडियोस आप दिखाते हो, अब तो वो वैसे वीडियोस आते भी नहीं, कोई पत्थरबाजी का वीडियो नहीं आता, ठीक है। सिचुएशन कोरोना टाइम है, नो डाउट अबाउट इट। दूसरा, काफी सिचुएशन भी चेंज हुई है, लोगों को भी समझ में आया है कि 370 हटे हुए 1 साल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम वैसे ही जी रहे हैं जैसे पहले जी रहे थे। तो बहुत सारी इमेज, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ ऐसी क्या पत्थरबाजी हो रही है? भाई ये पुलिस चीफ हैं, उन्हीं का स्टेटमेंट है, राणा साहब का, कि एक टैंकर पेट्रोल का रख लिया है इन्होंने, ये पेट्रोल, 2 टैंकर्स पेट्रोल बम बना के मार रहे हैं, ठीक है। तो अगर पुलिस चीफ बोल रहे हैं तो मैं मान सकता हूं कि पेट्रोल बम मारे जा रहे हैं, पेट्रोल बम, पत्थरबाजी, गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। अरे भाई, इसके बाद और क्या बच गया? इसके बाद मतलब क्या आप चाह रहे हो कि टीएलपी यानी कि लद्दाख के लोग टैंक लेके आए, एयर से अटैक करें या मिसाइल मारें? मतलब और क्या चाहिए? इस सिविल वॉर के सिवा और क्या है? व्हाट इज दिस? मुझे तो नहीं लग रहा है सिविल वॉर से कम कुछ है, जब आपके पास हर जगह हो रहा है, हर जगह पत्थरबाजी हो रही है, हर जगह आपका ये हो रहा है, लेडीज सामने आ गई हैं, लेडीज इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। इज इट नॉट अ क्लियर वॉर बिटवीन द गवर्नमेंट फोर्सेस एंड एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस? ऑफ कोर्स
کہ ابھی وہ لوگ وائلنٹ ہیں تو دوسری طریقے کے وائلنٹ ہیں, ان کے ہاتھ میں کلاشنکوف نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ آنے میں کتنا دن لگے گا؟ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں؟ پاکستان میں کلاشنکوف بھری پڑی ہیں, آپ ہی کی اپنی ہیں. کشمیر میں بھیجتے ہو آپ, افغانستان میں بھیجتے ہو, یہ میں نہیں بول رہا, یہ آپ عمران خان نے خود یون میں بولا. تو کلاشنکوف بھری پڑی ہیں بھائی, تو وہ کتنے دن میں لے لیں؟ اس سے اسے جلدی سے جلدی نپٹا لیا جائے نا بھائی. یہ چیز آپ جب آپ when you fuel insurgency in some other country's territory, تو وہ جو سرمنز آپ دیتے ہیں, وہ جو ڈائلوگز آپ مارتے ہیں, وہ آپ کے اپنے لوگ بھی سنتے ہیں, اور وہ انسرجنسی کہیں نہ کہیں آپ کے اپنے کنٹری میں آ سکتی ہے. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ غلطی, یہ گڑبڑ شروع کہاں سے ہوئی؟ آپ عمران خان کے خود کا سٹیٹمنٹ تھا کہ ہم فرانس کا ایمبیسڈر نکال دیں گے, نہیں سوچا تھا اس سمے. آپ پرائم منسٹر کیا پرسنل اوپینین دے سکتا ہے؟ کیا آپ کا پرائم منسٹر, کیا آپ کا, آئی چیلنج ہم, لیٹ ہم گو ٹو تائیوان, لیٹ می سی ٹو اٹ کہ وہ جا سکتے ہیں کہ نہیں. پرائم منسٹر کبھی تائیوان نہیں جا سکتے آپ کے, کیونکہ ون چائنا پالیسی پہ آپ کے سگنیٹری ہیں. جیسے ہی آپ کا پرائم منسٹر تائیوان جائے گا, تائیوان سے آفیشیل ڈپلومیٹک ریلیشن بن جائیں گے, چائنا ایمبیسی بند کر دے گا. پھر اپنی مرضی سے جب وہ تائیوان نہیں جا سکتے, تو وہ اپنی مرضی سے کیسے اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ میں فرانس کا ایمبیسڈر نکال دوں گا, اور اب فرانس کا ایمبیسڈر نکال نہیں رہے ہیں. تو ایسے کیسے ہوا کہ نہیں؟ پرائم منسٹر از اے سلیو آف ہز چیئر. وہ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں اس کے سلیو ہوتے ہیں, جو وہ کرسی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بولا جاتا ہے. ہر کنٹری کا پرائم منسٹر وہی بولتا ہے, اپنی پرسنل اوپینین نہیں دے سکتا. تو پرائم منسٹر نے کیسے وہ پرسنل اوپینین دے دی کہ میں فرانس کا ایمبیسڈر نکال دوں گا؟ آج اسی پہ دنگا ہو گیا نا. آپ خود ہی بھڑکا رہے ہو اس چیز کو, اور اس کے بعد بول رہے ہو کہ انڈیا فائدہ اٹھا رہا ہے. بھائی آپ کی غلطی ہے, آپ نے بولا کیوں؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا. آپ یورپین یونین سے پنگا نہیں لے سکتے, اور آپ لے رہے تھے. بالکل بالکل. اچھا کلاسرا صاحب, ایک چیز کیونکہ آپ بھی, آپ کی نظر ہوتی ہے, مطلب اسلام آباد کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں آپ اس کو دیکھتے ہیں. عمران خان صاحب نے آج سپیچ کی, پہلے شیخ رشید صاحب نے فلور آف دا ہاؤس بات کی, لیکن بہت شارٹ سی بات کی. اس کے بعد نور اللہ قادری صاحب کو بال پاس کر کے اور ان کے کورٹ میں دے کے, حالانکہ اس کے اوپر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ہمارے ہاں منسٹر رہ چکے ہیں, یہ بات آپ کو کر لینی چاہیے ایز اے انٹیریئر منسٹر. نور اللہ قادری ریلیجیس افیئرز کے منسٹر ہیں, ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. آپ ذمہ دار ہیں ساری چیزوں کے, ان کے کندھے پہ کیوں بندوق رکھ کر چلا رہے ہیں؟ یہ بات انہوں نے کی. اس کے بعد عمران خان صاحب کی سپیچ, کیا چیز آپ کو نظر آئی؟ میں نے سارے پوائنٹس اس کے لکھیں گے, میں ون بائی ون آپ سے پوچھوں گا, لیکن کیا چیز ایسی نظر آئی کہ جس سے ہم کہیں کہ اس سے جو سچویشن ہے اس کے اوپر, میں کہوں گا کہ اس کے اوپر تیل نہیں چڑکے گا بلکہ پانی ڈلے گا, اور وہ آگ جو ہے وہ مدم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخر صاحب, آپ نے جو بات کی ہے, آپ کا جو کوشچن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور اگر اس کو, اگر 2-3 سینٹینس میں اس کو عمران خان صاحب کی آپ آج کی سپیچ کو, اگر وہ کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کریں, تو وہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے بڑی اپنے آفس کے کاٹ کے مطابق انہوں نے تقریر کی, اور اس نے واضح کیا ٹی ایل پی کو کہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم کرنے کی بہت پہلے شروعات رکھ چکے ہیں. کہ جو آپ مطلب جو پچھلے ایک ہفتے سے دمادم مست کلندر ہو رہے پاکستان میں, وہ کیسے ہو رہے ہیں؟ ہمارے دوست نے بھی, روحی جی نے بھی اس کے اوپر 2-3 بڑے ویلڈ پوائنٹ اٹھائے ہیں, لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور انتہائی بڑے پن کا وہ مظاہرہ کیا. میرے خیال ہے کہ ہم بھی کافی عرصے سے اس کو اب جو ہو گئے ہیں, کچھ 17 سال تو ہو گئے ہیں, ہم دیکھ ہیں پرائم منسٹر اس قسم کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ اس میں بڑے تن تناؤ کے ساتھ اور بڑے گھمنڈ کے ساتھ آتے ہیں. تو بہرحال وہ وائز تھے, ہی واز ویری کلیئر, اور انہوں نے ٹی ایل پی کو ایک میسج دیا کہ وی آر آن دا سیم پیج. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے, جو رئیس صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا, وہ یہ کہ آپ نے معاہدہ کیا کیوں تھا ان کے ساتھ؟ ایگزیکٹلی. جب آپ کے ساتھ فرسٹ ٹائم یہ ایسا ہوا تھا, اسٹیٹ ماں ہوتی ہے, اور اسٹیٹ سے بڑا اور کوئی ہوتا ہی نہیں ہے کسی پرٹیکولر ملک میں. اور اگر یہ ملک جمہوری ملک ہو جس طرح ہم ہیں, انڈیا ہے یا امریکہ سے جو بھی ہے, تو اس میں تو ان کا رول اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک بلڈنگ کو بنانے کے لیے جو پہلی اینٹ رکھی گئی تھی وہ بڑی ٹیڑھی تھی, اور عمران خان صاحب نے اس ٹیڑھی بلڈنگ, وہ جو ٹیڑھی اینٹ تھی, اس کو آج سیدھا کرنے کی ایک انتہائی سکسیسفل جو ہے وہ ایک کوشش کی ہے, کامیاب ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تقریر کے بعد چیزیں ڈھیر ساری تبدیل ہوئی ہیں. جو غم تھا, جو غصہ تھا ان کے اندر, یہ جو ٹی ایل پی کی لیڈرشپ ہے, یہ سینٹرل لیڈرشپ ہے, یا اس کے ساتھ اس بینڈ ویگن میں
पाकिस्तान के अंदर दूसरी रिलीजियस तंजीमें जो हैं वो भी शामिल हो गई थी, तो मेरा ख्याल है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस किस्म की बड़ी वाइज तकरीर से कि हम भी तो। और इमरान खान साहब ने सिर्फ तकरीर नहीं की फखर, उन्होंने जो आपको याद होगा कि ये बहुत पहले इस्लामोफोबिया का, मेरा ख्याल है कि ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिन्होंने बहुत बड़े फोरम के ऊपर आवाज उठाई कि इस्लामोफोबिया जो है वो बड़ा इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो सर उठा रहा है और इस्लामोफोबिया को खुल के बात करनी चाहिए। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। तो इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाता है, लेकिन उन्होंने साथ साथ एक वाज़ेह मैसेज भी दिया, वो ये है कि हम वही करना चाह रहे हैं जो टीएलपी की लीडरशिप करना चाह रही है, लेकिन उनके किरदार में और उनके मोडस ऑपरेंडी में बड़ा फर्क है। और उन्होंने वाज़ेह किया कि हम फ्रांस के सफीर को नहीं निकाल सकते। अब बात फिर वही रोहित वाली आ सकती है कि अगर आप आज कह रहे हैं, इतना बोल्डली आप एडमिट कर रहे हैं कि हम फ्रांस के सफीर को नहीं निकाल सकते, तो जेंटलमैन आपने जब मुआहदा किया था तो उस वक्त आपको इस चीज का अंदाजा नहीं था, उस वक्त आप सोए हुए थे। तो बहरहाल इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन एक बन सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की स्पीच जो थी आज की इंतहाई वाइज और मुदब्बिराना थी। और मेरी अपनी इंफॉर्मेशन ये है कि उसके बाद जो आज रात को जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो एक फाइनल जो मीटिंग है, उसको फाइनल तो नहीं कह सकते, ये शेख रशीद साहब के मैं वो दोहरा रहा हूँ कि आज का जो फाइनल राउंड है वो आज रात को किसी वक्त शुरू होता है, वो शुरू हो चुका हुआ है। और जो जिस तरह आपने एक पॉइंट किया कि वो जलती पे तेल डालने वाली नहीं थी इनकी स्पीच, बल्कि इंतहाई मुदब्बिराना एक लीडर की स्पीच थी। लेकिन बात वही आ जाती है, इस पॉइंट पर आप पहुंचे कैसे? आप अगर पहले ही उनके साथ इंतहाई स्टेट और अपना एक पोस्चर रखते हुए इनके साथ मुज़ाकरात कर लेते, तो मेरे ख्याल टीएलपी तो क्या कोई भी तंजीम जो है इस तरह का कदम उठाने से 1000 दफा सोचती। अब एक प्रेसिडेंस ये हो गई है फखर साहब कि जिसके पीछे साथ 100-200 मुसल्लह अफराद हैं, वो आके सड़कें बंद कर दे। और उसका सबसे बड़ा, जिस तरह आपने बात की कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया में जीनत बना हुआ है पिछले एक हफ्ते से, और ये सारे कुछ सारे हैं जो फैक्टर्स हैं वो हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट जो है दैट इज स्ट्रगलिंग बिफोर अ फ्यू हंड्रेड्स मैन आर्म है या नहीं है जो भी है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने सारे पैराए में अपनी वो जो कहते हैं ना बिटवीन द लाइन अपनी गलती का एतराफ भी किया और ये भी समझाने की कोशिश की कि हम एक ही कट्टी के सवार हैं, मिल बैठ के इसको करते हैं। तो मेरे ख्याल में कि फ्रांस का जो पाकिस्तान के साथ एक हम देख रहे थे कि शायद ये सफीर बाहर ना भेजे, तो उसके जो इम्कानात है खत्म हो गए। इमरान खान इस मसले को हल कर लेंगे फखर। ठीक है। अच्छा, एक चीज क्लास्टर साहब, एक चीज जो मुझे नजर आई, आपने उनकी तकरीर की बात की, मैंने उनके पॉइंट्स लिखे, अगर पॉइंट टू पॉइंट मैं इन शॉर्ट करूं फिर मैं रोहित की तरफ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि इंडिया का प्रोपेगेंडा और सिविल वॉर, मतलब ये दोनों को आपस में उन्होंने जोड़ा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टीज जो है इनके साथ मिल गई हैं। 2017 में सेम काम इमरान खान साहब ने किया। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यूरोप की वजह से चलती है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। इमरान खान इस्लामोफोबिया की बात कहते हैं कि मैंने OIC के फोरम एंड जनरल असेंबली, वो आपने जिक्र कर लिया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसने कहा कि सफीर को वापस भेजने से कुछ भी नहीं होगा। बात वही पे है कि भाई आप इस तरह के वादे क्यों करते हैं? 2017 में जब ये लोग 10 दिन के लिए फैजाबाद में बैठे थे, तो उस वक्त जाहिद हामिद साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे मुस्लिम लीग नून के, उनको बाकायदा उन्होंने उनके साथ जब मुज़ाकरात किए, उसके बाद उनको घर भेजना पड़ा। और वो आज तक न आपको नजर आते हैं और न मुझे नजर आते हैं। मैं कहता हूं अंडरग्राउंड, हालांकि ये चीज गलत है। उसकी वजह यह है कि ये इस तरीके से उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उनको कहा था कि भाई ये चीजें अगर हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे, और फिर जस्टिस फायजी शाह का फैसला, उसके ऊपर हमने कोई अमल नहीं किया, बल्कि इमरान खान साहब ने कहा था कि ये गलत है। तो ये सारी चीजें आज उनके गले में पड़ रही और इसका नुकसान आप जैसे और मेरे जैसे लोग जो हैं वो उठा रहे हैं। रोहित, इस तरह की सिचुएशन में मीडिया के ऊपर कल जो कुछ भी हुआ लाहौर के अंदर, बाकायदा ब्लैक आउट था। वो नोटिफिकेशन मेरे ख्याल क्लासरा साहब ने भी देखी होगी, और मेरे ख्याल में आप लोगों के यहाँ भी पहुंची होगी, क्योंकि ट्विटर के ऊपर वो मतलब नजर आ रही थी, क्योंकि मेरे पास एक ग्रुप में आई थी। उन्होंने कहा था कि आप एक तो इनका नाम नहीं लेंगे, एक इनके हवाले से कोई खबर नहीं चलाएंगे, कोई टिकर नहीं चलाएंगे।
इस तरह के वाकये को हमने शायद 2016 या 17 में हमने खड़कमर का जब वाकया हुआ था नॉर्थ वजीरिस्तान में पीटीएम के साथ, तो उस वक्त किया गया था, या अमूमन किया जाता है, या भी जानी खेल में हुआ था तो उस वक्त भी मीडिया के ऊपर ब्लैकआउट था। 1 माह पहले की मैं बात बता रहा हूं। लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का, दूसरा बड़ा शहर, वहां पे ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन मीडिया को कहा जा रहा है कि आप ब्लैकआउट करें, और फिर ये कहना कि हिंदुस्तान इस तरह की खबरें फैला रहा है। अगर हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की सिचुएशन होगी तो क्या पाकिस्तानी फिर इस तरह की फेक न्यूज आपके यहां ट्रेवल नहीं करेगी, वायरल नहीं होगी? देखिए, एक चीज, 2 चीजें जी। पहली चीज के जितना आप सेंसरशिप लगाते हैं, हमारे यहाँ पे आपने किसान का प्रोटेस्ट हुआ, कोई सेंसरशिप नहीं थी, बहुत बढ़िया कवर हुआ, सब लाइव कवर कर रहे थे। हमारे यहाँ दिल्ली राइट्स, हमने उस पर डिस्कशन भी किए, राइट, कोई सेंसरशिप नहीं थी। शाहीन बाग, कोई सेंसरशिप नहीं थी, राइट। हमारे यहाँ किसी पे सेंसरशिप नहीं लगाई। उसका रीजन ये कि जितना आप सेंसरशिप लगाते हैं उतना अफवाहें बढ़ती जाती हैं, और अफवाहें बढ़ेंगी, सोशल मीडिया बढ़ेगा, व्हाट्सएप बढ़ेगा। एक आदमी की डेथ हुई है तो वो उसको दूसरा आदमी फॉरवर्ड करेगा, 20 आदमी मरे, और तीसरा फॉरवर्ड करेगा, 100 आदमी मरे, आपको पता ही नहीं है हो क्या रहा है, आपने सेंसरशिप लगा दी है। तो लेट द मीडिया फंक्शन, लेट द मीडिया गिव अ प्रॉपर न्यूज, क्योंकि आपके न्यूज चैनल्स जो हैं, आपका जो मीडिया है वो एक क्रेडिबल मीडिया माना जाता है, और क्रेडिबल मीडिया में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक न्यूज चैनल बोल रहा है 2 मरे, दूसरा बोल रहा है 3 मरे, तो वो इन द एंड 2 घंटे बाद जाकर के सबके सब एक ही फिगर देना शुरू कर देते हैं, नहीं गलती हो गई थी, वो 2 ही की डेथ हुई है, राइट। अब क्या है, आपने न्यूज चैनल्स और प्रिंट मीडिया दोनों को बैन कर दिया। अब तो व्हाट्सएप पे जो आ रहा है वो सच है, और व्हाट्सएप पे मैं अगर आप पाकिस्तानी ग्रुप में डाल दूं कि 20 मरे तो मानने पड़ेंगे, राइट। तो ये चीज तो कभी नहीं होनी चाहिए। आप यू आर फ्यूलिंग रूमर्स, गवर्नमेंट इज ऑफिशियली फ्यूलिंग रूमर्स हियर, राइट। हमारे यहां तो कश्मीर से भी रिपोर्टिंग पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर पे अभी कुछ टाइम पहले पुलिस ने बोला जर्नलिस्ट को कि जहां पे भी एनकाउंटर हो रहा है वहां से आप रिपोर्टिंग ना करें, तो हमारे सारे जर्नलिस्ट ने बोला नहीं हम तो जाएंगे, आप रोक के दिखा दीजिए, और आज भी जर्नलिस्ट वहां खड़े हैं जहां एनकाउंटर हो रहा है, राइट। तो वो क्यों? क्योंकि आप रोक नहीं सकते। पुलिस ने इसलिए बोला था कि एनकाउंटर में जर्नलिस्ट को खतरा हो सकता है, लेकिन पुलिस का यह कहना नहीं था कि एनकाउंटर में आप खबर ना दें, राइट। तो अब भी पुलिस की उस बात को डिक्लाइन कर दिया गया, रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया गया, एंड ऑल द जर्नलिस्ट आर कवरिंग द एनकाउंटर। तो हमारे यहाँ कहीं से भी बैन नहीं है कवरेज पे। हर एक जम्मू कश्मीर के एक एक कोने में रिपोर्टर्स बैठे हैं, लोकल रिपोर्टर्स, स्टिंगर्स बैठे हैं, और वो वहां से भी खबर आती है, असम से आती है, अरुणाचल से आती है, तमिलनाडु से, अक्रॉस द कंट्री लगभग सारे न्यूज चैनल्स का नेटवर्क है, सब लगभग सारे न्यूज़पेपर्स का नेटवर्क है, और वहां से खबर आती है। अब जहां तक बात ये कि एक तो ये था, दूसरा पॉइंट मैं भूल रहा हूं क्या था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, हाउ कैन अ मिनिस्टर और हाउ कैन अ प्राइम मिनिस्टर बिहेव इन सच अ मैनर? एक डेमोक्रेसी है, आपके प्राइम मिनिस्टर्स की तरफ से मैं ये देखता रहा हूं, हमारे यहाँ मिनिस्टर कोई भी अगर लूज टॉक कर जाए तो उसको इमीडिएटली, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में एक स्टेट मिनिस्टर भी होता है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है एक पूरा, इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से बता दिया जाता है कि ये गलत स्टेटमेंट आपने दे दिया, आगे स्टेटमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, या पार्टी बता देती है कि ये गलत स्टेटमेंट आ गया है, राइट, एंड यू विल सी टू इट कि नेक्स्ट टाइम कोई गलत स्टेटमेंट नहीं आएगा। मैं ऐसा बार बार देख रहा हूं, पाकिस्तानी जो मिनिस्टर्स हैं, शेख राशिद बोले न्यूक्लियर वॉर मारेंगे, न्यूक्लियर अटैक मारेंगे। अरे यार क्या मतलब क्या आप बनाना रिपब्लिक हैं? आपके इंटीरियर मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर इंडिया को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहे हैं। अरे अच्छा, एक ही नहीं है, इससे पहले नवाज शरीफ का मिनिस्टर भी बोला, डिफेंस मिनिस्टर, हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। अरे यार, ना न्यूक्लियर अटैक की धमकी इससे पहले मैंने नॉर्थ कोरिया से सुनी थी, और नॉर्थ कोरिया की क्या हालत है सब जानते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, नॉर्थ कोरिया के लीडर ने बोला था कि आई हैव अ बटन, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था आई हैव अ बटन विच इज लार्जर देन योर्स। कुछ ऐसी धमकी आती है पाकिस्तान की साइड से, और पाकिस्तान की साइड से कैसे कैसे स्टेटमेंट्स आते हैं मिनिस्टर्स के, कैसे ऐसे मिनिस्टर स्टेटमेंट दे सकते हैं यार? आई डोंट नो, देयर इज कोई ओथ ऑफ सीक्रेसी नहीं है आपके यहाँ पे,
ओथ ऑफ सीक्रेसी है, तो कोई रिस्पॉन्सिबल भी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस जो कभी भी रेलेवेंट बात बोलते ही नहीं थे। मैं आपको एक नहीं 10 बता सकता हूं, अब मैं क्या नाम लूं किसी का, लेकिन 10 बता सकता हूं जो कि कभी रेलेवेंट बात नहीं बोलते थे, कुर्सी पे बैठते ही एकदम रेलेवेंट बात बोलनी शुरू हो गई और कुर्सी पे बैठ के उन्होंने कोई बकवास स्टेटमेंट नहीं दिया, और जैसे ही उनकी कुर्सी गई उसके बाद फिर वही अपना उस पे आ गए बकवास स्टेटमेंट्स पे। तो ऐसे ऐसे रहे हैं, लेकिन जब कुर्सी पे हमारा एक मिनिस्टर, हमारा कोई भी एक आदमी जिसकी पार्टी के एक एमपी हो, उसे भी मिनिस्टर बनाया तो बड़ी रिस्पॉन्सिबली बात की उसने। मैं एक या दो छोड़ के बता, एक मिनिस्टर मुझे याद आता है, बच्ची सिंह रावत हुआ करते थे, आज से ये बात हुई करीब 20 साल पहले की, या उससे भी पुरानी होगी। वो कुर्सी पे बैठे और कुर्सी पे बैठते ही वो स्टेट मिनिस्टर डिफेंस थे और उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, इंडिया 16,000 किलोमीटर वाला मिसाइल बना रहा है। जिसको स्टेट मिनिस्टर डिफेंस ने स्टेटमेंट दिया, उसे डिफेंस मिनिस्टर ने डिनाई किया, प्राइम मिनिस्टर ने डिनाई किया, अगले दिन उनकी मिनिस्ट्री चेंज हो गई। तो ये ऐसा इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि मतलब एक कॉन्स्टेंटली इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की साइड से ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आते हैं, आई मीन लाइक शॉकिंग। मिनिस्ट्रीज चेंज करने की आपने बात की, तो हमारे यहाँ भी मतलब पिछले 3 सालों में क्लासरा साहब देख रहे होंगे उसको कि वो भी मुसलसल चौथा हमारा फाइनेंस मिनिस्टर भी 2 दिन पहले जो है वो उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी थी उनकी, और मतलब शफलिंग तो होती रहती, फवाद चौधरी को इधर भेज दिया, शिबली फराज को उधर भेज दिया, अहमद अजहर को उधर भेज दिया, ये सारी चीजें चलती रहती है। क्लासरा साहब एक चीज और है, इमरान खान साहब ने तकरीर की लेकिन उन्होंने कल के वाकये का कोई जिक्र नहीं किया अपनी तकरीर में। फिर जब नेशनल असेंबली का इजलास था तो वहां पे उन्होंने स्पीकर साहब ने, असद कैसर साहब ने कहा कि दुआ करें उन लोगों के लिए जो कल जिनकी डेथ हुई तहरीक लब्बैक के। लेकिन उस जो पुलिस वाले बेचारे जो वर्दी पहन के, और दोनों तरफ से उनको मैं कहूंगा मार पड़े, एक तरफ हुकूमत क्योंकि वर्दी पहनी हुई उन्होंने, यूनिफॉर्म्ड है, दूसरी तरफ वो लोग भी उनको मतलब बुरा भला भी कहते हैं और पता नहीं क्या कुछ वीडियोज में भी आपने देखा होगा, और वैसे भी उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उनके लिए कोई बात नहीं की, मतलब न खान साहब ने कि यार कल का वाकया कैसे हुआ। वैसे तो ये लोग मतलब जब मेरा ख्याल 4-5 साल पहले जो वाकया हुआ था मॉडल टाउन वाला, उसको आज तक याद करते रहे। शेख रशीद साहब भी कहते थे कि यार इसको लटका दो, उसको लटका दो, फलां को फांसी दे दो, राना सनाउल्लाह को दे दो, शहबाज शरीफ को दे दो। लेकिन अब इसको कैसे ये लोग डिफेंड करेंगे, खान साहब हो या शेख रशीद साहब हो या कुछ और हो। और शेख रशीद साहब की लाल हवेली के सामने भी आज आपने देखी होगी वो वीडियो कि बहुत सारे ट्रेडर जमा होकर और उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। फखर, आपने बड़ा बेहतरीन पॉइंट रेज किया है कि खान साहब ने अकॉर्डिंग टू यू कि उनका कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब उसके अंदर बिटवीन द लाइन कह गए कि जब उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि जब इस किस्म के वाकयात होते हैं तो फिर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा। तो मेरे ख्याल में अगर आप इसका एनालिसिस करें तो वो रेफर कर रहे थे कल के लाहौर वाले वाकये को, और साथ में उन्होंने एक और बात भी की कि जो बढ़ा चढ़ा के जो फिगर्स आ रहे हैं, बल्कि उनके ऑफिस से ये बात सारी आई, तो खान साहब ने बिटवीन द लाइन उसका जिक्र किया है, लेकिन खुल के क्यों नहीं किया तो मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज आई डोंट नो कि उसको उन्होंने अंडरमाइन करने की कोशिश की है या फिर क्या उनका कारण हो सकता है। लेकिन एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि खान साहब बहुत ही ज्यादा रंजीदा थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज एक साइड में जिस तरह आपने बात की कि रेंजर्स और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस और उसके पास या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कह सकते हैं आने होल, और दूसरी साइड पे भी कोई लोग कोई बाहर से तो नहीं आए हुए थे इम्पोर्ट, वो भी अपने थे। तो एक उनको एक गम नजर आ रहा था, गुस्से का भी उन्होंने इजहार किया अपनी स्पीच के अंदर कि आप और हमारा, जिस तरह हमने पहले इसके ऊपर बात की कि हमारा मोटिव एक है और हम फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम, हम उसके लिए कोशिशें करते रहे। इस्लामोफोबिया की जिस तरह उन्होंने बात की, और इसमें कोई शक नहीं बिगेस्ट फोरम पे पहली दफा किसी भी मुस्लिम स्टेट के प्राइम मिनिस्टर ने एक रेस किया, हेड ऑफ स्टेट ने, कि इस्लामोफोबिया का जो है एक उसका तोड़ करना पड़ेगा, और डायरेक्ट अमेरिकन, स्कैंडिनेवियन और यूरोपियन कंट्रीज को उन्होंने किया। तो ये उससे जुर्रत जाहिर होती है। तो मेरे ख्याल बिटवीन द लाइन्स खान साहब ने ये बात की है, लेकिन वो गुस्से में थे और साथ ही साथ रंजीदा भी थे, बिकॉज ही इज हेड ऑफ स्टेट। और उनके ऊपर फखर आप ये ना भूलें
कि उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है। इमरान खान हो गए, शेख रशीद हो गए और इनके पीटीए के जितने भी, आप मत भूलें कि लोग कंपैरिजन कर रहे हैं मॉडल टाउन के साथ कल वाले वाकये का, और उसके बाद जब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं कि जब इन लोगों ने धरना दिया था पार्लियामेंट के सामने, पीटीवी का रेफरेंस भी साथ में डाल रहे हैं। तो खान साहब के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता अगर वो एक वन साइडेड लेके चलते एक्विजिशंस को। बहरहाल एज ए हेड ऑफ स्टेट जिस तरह आप बात कर रहे थे, उन्होंने दोनों को साथ लेके चला। फॉर एग्जांपल टीएलपी के खिलाफ जिस तरह हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ी धुआंधार तकरीर कर मारेंगे, वो नहीं हुई, और साथ ही साथ उन्होंने एक बैलेंस अप्रोच रखी। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब ने एक ब्रॉन्जी पॉइंट स्कोर जरूर किया है, लेकिन फैक्ट इज दैट कि इनकी जो गवर्नमेंट है वो इस किस्म के हालात को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पे हमें हर फ्रंट पे जो है नाकाम नजर आई है। वो टीएलपी हो या किसी और किस्म की रिलीजियस जमातें हों, या जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि एक इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के घर के बाहर जो ट्रेडर्स ने जो वहां पे जुबान इस्तेमाल की है, मैं यहाँ आपके शो पे बैठ के कर ही नहीं सकता इतने डिग्रेडरी रिमार्क्स। और वो क्यों हुए अगर आप उसकी थोड़ी सी डिटेल में जाए, बिकॉज शेख रशीद साहब गिल्टी हैं, वो इसी किस्म के रिमार्क, जलाओ, आग लगा दो, घिराव कर दो। तो आपको याद होगा कि वो तो ये खुद ये काम करते रहे हैं, स्टेटमेंट आग लगाते रहे हैं। तो अब वो किस मुंह से टीवी पे आके या किस मुंह से वो इन टीएलपी को या जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वो क्रिटिसाइज या ब्लेम कर सकते हैं, हालांकि ज्यादा दूर नहीं है, कुछ अर्सा पहले वो यही काम करते रहे। तो मेरे ख्याल में वो गिल्टी भी है। अब इनको गवर्नमेंट में आके पता चला है कि अपोजिशन में होना और है, गवर्नमेंट में होना और है। और मेरा ख्याल है इमरान खान को आज मैं फर्स्ट टाइम अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और उसका कारण भी है कि उन्होंने बैलेंस अप्रोच। उनका नेटवर्क चला गया, शायद नेटवर्क चला गया। खैर वो हमें दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। कोई मसला आया होगा, वो बात तकरीबन उनकी कंप्लीट हो गई थी। अच्छा रोहित, एक चीज, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 2-3 दिन पहले बैन लगाया गया। आप लोगों के यहाँ इस किस्म के जब ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्योंकि मेरा सवाल खैर वो तो क्लासरा साहब से बनता है, लेकिन अभी वो है नहीं, कि भाई जो 5 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया 2018 के, और उन्होंने काफी सारे, चौथी बड़ी पार्टी सामने आई है ये वाली तहरीक लब्बैक, जिसको अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने डिक्लेयर किया, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे। इस किस्म की सिचुएशन, जिस तरह, मतलब मैं उसका कंपैरिजन नहीं कर रहा, जो वहां किसानों की तहरीक है वो एक अलग चीज है, वो अपने मतलब एक उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार हमारे ये, हमें ये चीज एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बिल्कुल अलग इशू है। लेकिन क्या बैन लगाना या मीडिया को शट डाउन करना, सोशल मीडिया को बैन करना, क्या हालात बेहतर करने के लिए वो मतलब कोई काम कर सकती है वो चीजें? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना अक्रॉस द वर्ल्ड काम, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या वो डिक्टेटरशिप हो या वो किंगडम हो, काम स्टेट का होता है। और अगर लोग मारे गए या प्रोटेस्ट में पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, इज इट नॉट द फेलियर ऑफ द स्टेट? तो आपने एक पार्टी पे बैन लगा दिया। आई एम नॉट सपोर्टिंग तहरीक, आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट तहरीक लिबर्ट, मैं ये बोल रहा हूं कि आप इट वाज नॉट अ वन वे थिंग। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपका काम था रोकना, आपका काम था संभालना, आप भी फेल हुए, दोनों फेल हुए। तो गवर्नमेंट पे क्यों नहीं बैन लगाया भैया? राइट? आपने एक पार्टी पे बैन लगा दिया, वो पार्टी आपकी इलेक्शन लड़ती है, लोग उसे वोट देते हैं एज अ मेजोरिटी, आई मीन लाइक पीपल आर वोटिंग फॉर द पार्टी। तो एक पार्टी को वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लोग आपके पार्लियामेंट में बैठते हैं, आपने उस पे सिर्फ एक वायलेंस पे, जिसकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, जिसकी अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उस वायलेंस को देख के आपने बैन कर दिया। अरे इसमें तो दोनों तरफ से फॉल्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से भी फॉल्ट है, अकेले वो नहीं है। इंडिया में भी ऐसा हुआ है कि वायलेंस हुई है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की उसमें क्लैश में वायलेंस हुई है, मैं आपको 10 बता सकता हूं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को कभी बैन नहीं किया गया। अगर पॉलिटिकल पार्टी को आपने बैन किया है या उसके लीडर को अरेस्ट किया है, I don't know how the people of Pakistan react on it. इंडिया में वो पॉलिटिकल पार्टी मास पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। ऐसे में
आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अरेस्ट कर दीजिए, वो ओवरनाइटली बड़ा लीडर बन जाता है। किसी को पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दीजिए, वो ओवरनाइटली एक पैन इंडिया पार्टी बन जाती है। ये गलती की आपकी पार्टी ने, अगर इमरान खान ने अगर ऐसा किया है, क्योंकि अब उस पार्टी का मास लेवल पे आपको प्रेजेंस दिखेगी पूरे कंट्री में, और अब रिजवी साहब जो हैं वो बन गए पैन पाकिस्तान लीडर। साद रिजवी। अच्छा क्लस्टर साहब, एक चीज और, जिस तरह अभी मैं रोहित से बात कर रहा था कि क्या ये सोल्यूशन है कि किसी पार्टी के ऊपर हम बैंड ऑर्गेनाइजेशन, हमने 2 दिन पहले मतलब एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ये मतलब जो है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ी एलिगेशन है ये किसी भी पार्टी के ऊपर। मेरा कोई मतलब वो नहीं है, मैं सिर्फ एक चीज को फेवर करता हूं और उसके लिए खड़ा भी होता हूं, और वो है ह्यूमैनिटी। अगर किसी के ऊपर गोली चलती है तो मैं उसके लिए, वो बेशक पीटीएम के लोग हों, वो बेशक एमक्यूएम के लोग हों, या किसी भी ताल्लुक उनका किसी से भी हो, मैं कहता हूं ये गलत है, किसी भी स्टेट को नहीं करना चाहिए, वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, कहीं पर भी। क्या इससे हालात बेहतर होंगे? वही साद रिजवी जिसको हमने उस दिन अरेस्ट किया लाहौर की एक शाहराह के ऊपर, उनको जेल भेजा, आज उन्हीं के ऊपर हम जिरगे कर रहे हैं। बल्कि शाम को मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, तो शाजी गुल आफरीदी साहब एक्टिव हुए, आप जानते होंगे उनको यकीनन। उन्होंने कहा कि हम पश्तूनों का एक जरगा बनाते हैं और हम उनके पास जाते हैं कि साद रिजवी साहब खैर है, गलती हो गई हमसे, या जो भी था। और बहुत सारे, ख्वाजा अबुल खैर साहब जो हैं, जुबैर अबुल खैर साहब, और बहुत सारे मुफ्ती मुनीब शायद शामिल हैं, और बहुत सारे लोग शामिल हैं जो ये सारी चीजें कर रहे हैं। कहाँ होते हैं ये लोग? यही सेम चीज हमने लाल मस्जिद के साथ की, यही सेम चीज हमने 2017 में किया, लेकिन दोहराते हैं हम। यकीन करें कि हम दोहराते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार हो या इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद हो। उसके बाद भुगतता कौन है? मैंने कहा कि मेरे और आप जैसे लोग, ना चौधरी निसार भी कहीं नजर नहीं आ रहा, शेख रशीद आज होगा, कल हो सकते हैं ना वो किसी और की हुकूमत आ जाए, लेकिन ये मुल्क उसको बर्दाश्त करता है और ये अवाम उसको बर्दाश्त करती है। क्यों ये हम ये सारी चीजें पहले नहीं सोचते? क्या मतलब इतने, मतलब मैं कहूंगा कि हमें अकल नहीं है या सोच नहीं है हम लोगों की? अगर आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है, इनफैक्ट आपने जो है ना हिला के रख दिया है मुझे। मैं आपको ये बात बताऊं कि ये हिस्ट्री से हम लोग सबक नहीं सीखते। जनावाला बाग, उसके अंदर जो कुछ भी हम नस्लों को पढ़ा पढ़ा के थक गए, और उसी की ABC, उसी से मिलते जुलते वाकयात हमने खुद किए। कल से जो है कुछ इसके, तो वैसे मैं दाद देता हूँ अपने दोस्तों को, इस किस्म की इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी वो चटकले बना लेते। और कल मेरे पास एक मैसेज आया कि जी हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि यहाँ पे पहले हिंदू मारते थे और उनसे हमने छुटकारा लिया ताकि यहाँ मुसलमान को मारे। तो आप इस किस्म की मतलब क्रिटिकल सिचुएशंस में आप चटकले बना रहे हैं। वैसे दाद दें दोस्तों को। दूसरा, जिस तरह आप बात कर रहे हैं हिस्ट्री से सीखने की, हमारी कोई हिस्ट्री है ही नहीं। 47 से लेकर आज तक हमने माजी से आज तक सीखा क्या है? ये मेरा ख्याल है कि लम्हा फिक्रा है और इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। और एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि गवर्नमेंट जो भी हो, वो नवाज शरीफ साहब हो, वो इमरान खान है, जरदारी हो, इस किस्म के मामलात को कभी हैंडल करने की सीरियस कोशिश ही नहीं की गई। ऑनेस्टली ये अब जो है लाल मस्जिद का वाकया भी हमने कवर किया, आपने भी किया होगा। उसके बाद जो है सिमिलर जो और भी ढेर सारे, बल्कि आपने तो ज्यादा किया होगा, जब लाल मस्जिद, उसके बाद फाटा में जाके वहां पे एक गाजियाबाद बना, वहां पे इस किस्म की मस्जिदें बनी, तो वहां से तहरीकों ने जन्म लिया, हमने कभी नहीं सीखा। अब यही रेपिटेशन दूसरी दफा हो रही है ये जो है TLP की। तो आप जिस तरह रोहित साहब कह रहे थे कि एक पॉलिटिकल पार्टी को जब आप रजिस्टर करते हैं, नॉर्म्स होती हैं, उसकी रेगुलेशंस होती हैं, उसको बैन करने के लिए या उसको अपनी हदूद में रखने के लिए एक पैरामीटर्स होते हैं, आप उनका इस्तेमाल नहीं करते। अब अभी तक वहां पे इलेक्शन कमीशन में किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, आपने एक सर्कुलर तो जारी कर दिया। अब जिसको आपने बैन किया, आप उसी के साथ आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। अब कल किसी दोस्त ने मुझे मैसेज किया था कि व्हाट अ कंट्री वी आर लिविंग इन, एंड आई आस्क्ड के हुआ क्या है? कहते आपने एक पार्टी को बैन किया है, उसको आपने बना दिया बैंड ऑर्गेनाइजेशन। अब आप स्टेट की सतह पे उसके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो व्हाट अ कंट्री आप मतलब। तो इस किस्म के चटकले हैं। तो ये रोहित जी ने बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन किया है, हमने भी इसको काफी हद तक रिपोर्ट किया, लेकिन हिस्ट्री से हम लोग आज तक नहीं देखे। एक मुझे सिर्फ 2 मिनट दिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो दोस्त हैं वो आजकल क्वेश्चनिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, ट्विटर के ऊपर
कहते हैं कि जिस नबी के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिसके लिए हमारा मानना है, जिसके लिए कायनात का ज़हूर हुआ है, जिसके लिए कायनात बनाएगी, आप उसकी तालीमात पे तो अमल नहीं करते। नमूस का आपने विद लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि झूठ ना बोले, आप बोलते हैं। उन्होंने कहा आप कामन ना तोले, आप तोलते हैं। उन्होंने कहा कि इंसानियत, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आप जो है लोगों को कत्ल कर रहे हैं, वो पुलिस हो या दूसरी साइड पर लोग हों। और अब ये भी वाकयात है कि वो नबी जिनके हम उम्मती हैं कि उनके ऊपर एक खातून कूड़ा करकट फेंका करती थी, आप उनके घर गए, सफाई शफाई की, और उसके बाद उनका रोल क्या था, आप उससे सीखने को तैयार नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, उनका जो किरदार था, आप उसको पढ़ने को तैयार नहीं है। उनके घर के बाहर उनकी जो वो होती थी, ओझी डाल दिया करते थे, उनको तंग करते थे, उनको भूखा रखते थे, लेकिन नबी पाक कभी अपने मकसद से नहीं हटे थे। उनका कोड कंडक्ट क्या था, आप उसको पढ़ने को तैयार नहीं है। अब वो कहते हैं मेरा दिल जलाए कल एक आया है कि जी इतने लाखों लोगों का मजमा पूरे पाकिस्तान, उन्होंने बैन कर दिया है पाकिस्तान को, लेकिन इतने ज्यादा मुसलमानों के मुल्क में आपको खालिस शहद नहीं मिलता। ट्रेडर्स, जिस तरह आपने बात की है कि उन्होंने जो डिग्रेटरी रिमार्क्स यूज किए हैं शेख रशीद के घर के बाहर, जी हम ये इंज कर देंगे तो उंज कर देंगे, यही ट्रेडर्स है जो खालिस पैसे लेते हैं, खालिस इसके दूध के, आपको दूध मिलावट ज्यादा बेचते हैं, पैसे लेते हैं खालिस शहद के, तो आपको शहद कौन सा मिलता है? तो ये चीज है, आप दोगले हैं। एक्चुअली हमारी जो सोसाइटी है वो दोगली बन चुकी हुई है। आपको जो सूट करता है वो उससे आप जो है ना अपना लेते हैं, बाकी नहीं। और आखिरी बात कि ये इसमें एक फैक्ट है, जिस तरह मुगरबी मुफक्किरीन कहते हैं कि आपने जाहिलों के ऊपर हुकूमत डट के करनी है ना, तुम आप लिबादा और ले मजहब का, यही साद रिजवी साहब कर रहे हैं, यही हमने देखा था कि और भी सारे, जिस तरह लाल मस्जिद वाले थे। तो एक्चुअली ये तालीमात कुरान पाक की नहीं है, ये तालीमात जो है वो इस्लाम ये नहीं है, हम उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते। अब जिस तरह एक पॉइंट जो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसको हम बड़े जोरदार तरीके से डिस्कस करें कि वो बीच में रह गया कि एक प्रेसिडेंस हो गए इंडिया में, अगर आप किसी केस को नहीं करना चाह रहे एक्सप्लोर, तो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दो ISI के ऊपर, और यही सिचुएशन पाकिस्तान में है। आप जिस केस को हाथ ही नहीं लगाना चाह रहे, आप छेड़ना ही नहीं चाह रहे, आप राह के ऊपर कर दो। अब ये जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि 280 बैंक अकाउंट्स हैं फलां, या उनसे पैसे आते रहे हैं, या वो जनाब जल्दी पे तेल फेंकने की कोशिश करते रहे, तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह रोहित ने बड़ा पॉइंट वैलिड किया, आप फूल भेजते हैं वहां पे, यही काम तो आप भी कर रहे होते हैं ना। अगर आप समझते हैं कि इंडिया इतना इन्वॉल्व हो चुका है पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए, उनको तो मुज़ाकरात किस लिए कर रहे हैं आप लोग? अभी दुबई में मौजूद हैं, अबू धाबी में नहीं, वहां पे मुज़ाकरात फखर यूसुफ गई और क्लासर साहब गए हैं वहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बैठ के, आप और मैं गए थे वहां पे करने के लिए। तो ये सारी कहानियां है। कहानी सिर्फ ये है, इल्जाम लगाना बहुत ही आसान काम है, और ये जो आप काम करें, आप जिहाद कर रहे हैं इस किस्म के मौजूआत को छोड़ के, कि हालांकि बाज़ वक़्त मुझे ऐसा फील होता है कि इसको टच नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाज हम भी नहीं आते, बाज आपकी तरह हम भी नहीं आते इन मुश्किल सब्जेक्ट्स को छेड़ने से। असल जर्नलिज्म भी यही है, तो जर्नलिज्म, तो अगर आपने जर्नलिज्म करना है तो आपको यही करना पड़ेगा आपने, तो हमने, या फिर वो डोल गले में बांध लें। तो जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ठीक बात की है, और वजीर इत्तलात यहाँ पे हमारे साथी जो फॉर मोस्ट ऑफ आवर जर्नलिस्ट, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर तो मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, शक्ति इत्तलात और वजीर इत्तलात, ठीक है। तो हम उस किस्म का जर्नलिज्म तो हम कर भी नहीं सकते फखर साहब। तो ये सारी कहानी हिस्ट्री से सीखने, हम सीखने वाले हैं ही नहीं, और मुझे खतरा है कि ये स्टॉप होने वाला नहीं है काम, ये आइंदा भी ये चलेगा। उसकी वजह बिल्कुल आपने बहुत जबरदस्त बात की क्लासरा साहब की, इसलिए नहीं एंड हो रहा कि हम इसको एंड होने ही नहीं देते। इसमें बहुत सारे लोगों का कारोबार चल रहा है इस चीजों की वजह से। हम अफगानिस्तान जिहाद की बात करें, हम लाल मस्जिद की बात करें, हम यहां पर TLP की बात करें, या उससे पहले की बात कर लें, रिलीजन को हमने सेल आउट किया तो हमारा घर चला। आज भी हम वही कर रहे हैं, और आइंदा भी हम, मेरे ख्याल में हम वही करते रहेंगे। कभी TLP को उठाएंगे, कभी किसी और को तबकी देंगे कि शाबाश तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो।
जमात इस्लामी और कौन कौन सी पार्टियां थी जिनको यूज नहीं किया गया, और ये यूज उनके हांगकांग, फखर साहब, हांगकांग को अगर आप देख लें तो वो लाहौर का चौथा हिस्सा बनता है, उसकी इकोनॉमी और पाकिस्तान को कंपेयर करें। सिंगापुर को, वो लाहौर से कहीं कम है, आप उसकी वो देख लें। हमारा आप जो चीज आपको एक टॉपिक में दूं जो हमने डिस्कस नहीं किया, कि हमारा जो पासपोर्ट है वो रैंकिंग में कहां पे गिरा हुआ है, वो इंडियंस ने किया है। मुझे बताएं तो सही, वो रोहित भाई ने किया है कि जब साले इसका पाकिस्तान का पासपोर्ट उठा के नीचे फेंक दो, इन्होंने किया है। ये हमारे करतूत है अपने, इसको एडमिट करना पड़ेगा। आपने जब शुरुआत करनी होती है किसी अच्छाई की, आप अपने फेलियर्स को आप मानते हैं। हमारी इकोनॉमी 0/नील हो गई है, रोहित ने किया है या हमारे दोस्तों ने किया है, इंडियन ने, या जो परसों एक हफ्ते से हो रहा है, वो वहां से लोग प्लेन से आए हैं, अपना जो सरहद पार से आए हैं लोग, अफगानिस्तान से आए हैं, इंडिया से आए हैं। जरा मुझे पता है ना, इस किस्म के आप करें, इसके ऊपर आप क्वेश्चन रेज करें, हम करेंगे इसको। जो अपने अंदर बिगाड़ है उसको तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, हम तैयार ही नहीं होते। एग्जैक्टली क्लास साहब, बिल्कुल, क्योंकि अभी टाइम खत्म है और इस पे आइंदा इंशाल्लाह किसी आइंदा दिनों में कोई शो करेंगे कि हम अपने गिरबान में नहीं जानते, हम किसी और का कंधा तलाश करते हैं अपने ब्लंडर्स के लिए। अगर मैं कोई गलती करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि यार कौन लेफ्ट राइट में यहीं से शुरू करते हैं, स्टॉप ऑन, हैंग ऑन, यहीं से शुरू करते हैं, अभी से आपके एक शो से, कि हम और मैं और आप एक इस चीज का हम इहाता करते हैं कि जर्नलिस्ट है ना हम लोग, अच्छी जर्नलिज्म करेंगे, ट्रू ग्राउंड रियलिटी के ऊपर, और यहीं से शुरुआत करते हैं, एडमिट करते हैं। यहाँ से हमने पहले भी किया, आज भी करेंगे। तो हम अपने गिरबान में देखना चाहिए इन लोगों को। आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। असल चीज यही है रोहित भाई, आप के साथ प्रोग्राम होते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूं, यही चीज है कि हम अपने तारीख से नहीं सीखते। जो मैं कहता हूं बड़ी तारीख नहीं है, जो 70 साल पाकिस्तान को बने हुए, अगर उससे भी हम सबक सीख लेते तो शायद आज हम इस नहज पे ना होते जिसके ऊपर आज हम खड़े हैं। बांग्लादेश 71 में हमसे अलग हुआ, लेकिन आज बांग्लादेश कहां पे स्टैंड कर रहा है। बल्कि आज ऑफिस में हम लोग हंस रहे थे कि अगर अफगानिस्तान के अंदर थोड़ा सा 5 साल के लिए भी अमन हो गया तो मैं कहता हूं कि इस रीजन का, यकीन करे, बहुत अच्छी एक पावर बन सकता है वो। लेकिन अगर है जस्ट 30 सेकंड यहीं पे प्लीज एक चल रही है यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया पे जी, वहां पे इंडिया के कोई रिटायर मेजर है या उनके कर्नल जनरल जो भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे, हम इंज कर देंगे और उंज कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, तो और इंज और उंज कैसे करनी है तो आप उसका तोड़ करें, आप अपनी सोसाइटी को मजबूत करें। आप सोसाइटी, आपको पता है कि दुश्मन ये काम कर रहे हैं, और सिर्फ 70 ईयर्स आपको पता है, आपकी कमजोरियों का पता है, हर चीज का पता है। अगर मैं यहाँ पे होता तो अपने आप को मजबूत करता, अगर दुश्मन के मूव का मुझे पता चल जाए तो मैं तो और ज्यादा मजबूत हूँ, उसको काउंटर करूंगा, दूसरी गली से निकलूंगा। 70 ईयर्स हो गए यार, उससे भी ज्यादा। हम नलायक कौम है, इंतहाई नलायक। दूध खालिद नहीं बेच सकते, घी में मिलावट करते हैं। और मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, इसलिए मैं चीख रोता हूँ रोजाना, कोई चीज खालिद नहीं मिलती यार इस्लामाबाद में बैठ के, बिलीव मी। और इतने जानिसार इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गली कुछ सड़कों पे मौजूद है कि अक्ल दंग रह जाती है कि इतने इस्लाम से प्यार करने वाले लोग। इस्लाम का फर्स्ट जो है, धोखाधड़ी ना करो, मिलावट ना करो। खालिद दूध नहीं मिलता, खालिद दही नहीं मिलता, आपको खालिद दवाइयां नहीं मिलता, खालिद आपको जहर भी नहीं मिलता, आपको एग्रीकल्चर मुल्क में आटा खालिद नहीं मिलता, आपको दूध दही। अपने घर बार में झांकना चाहिए यार बंदे को। कल परसों अफगानिस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर, और सुने अमेरिका के ऊपर कि हम अमेरिका हमें खा जाएगा। अपनी नलायक इनको नजर नहीं आएगी। सॉरी। एग्जैक्टली। नरिंजन सिंह साहब एक दुकानदार हैं, खैबर, हमारा खैबर एजेंसी हुआ करता था, अब डिस्ट्रिक्ट खैबर है पेशावर के आसपास। रोहित भाई आपको भी, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म है, लेकिन मैं जस्ट बताना चाह रहा हूं, वो हर साल मेरे चैनल ने तकरीबन हर साल उसके ऊपर हमारा रिपोर्टर वहां का पैकेज बनाता है कि वो रमजान महीने शुरू होने से पहले वो कहता है कि ये चीज जो मेरी दुकान में जितने पैसों से आएगी मैं उसी पैसों से उसको बेचूंगा। उसमें सारी चीजें, उसकी दुकान में जो कुछ भी शामिल है, कंप्लीट ग्रोसरीज जितनी होती है, वो हमारा वो सिख भाई उसी पैसों में उसको बेचते। कहते ये मैं 11 महीने कमाता हूं, 1 महीने में नहीं कमाता। अब मुझे ये बताएं, और यहां पे आशिक रसूल जो देख लें,
बेशक वो जो आपने जिक्र किया शेख रशीद के घर के सामने, वहां पे होलसेल मार्केट है, जो आज वो नारे लगा रहे थे लब्बैक जी, लब्बैक, गाड़ियों को भी है, गाड़ियों को भी है, बिल्कुल। मोटरसाइकिलों की है, कोई सब पार्ट कुछ है। खालिश नहीं मिलता वहां पे। सर सब कुछ है, खाने पीने की बहुत बड़ी मार्केट गवाल मंडी के आसपास जी, बहुत बड़ी कोई होलसेल चीज खालिश नहीं मिलेगी आपको। एग्जैक्टली, सब 2 नंबरी और सारे, लेकिन बड़ी बड़ी दाढ़ियां, हाथों में तस्बीह, पगड़ियां और पता नहीं 10-10 और 15-15 हज, लेकिन जो नहीं करेंगे वो असल चीज, सच्ची बात नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे, खालिश चीज अच्छा। नहीं बेचेंगे, 2 नंबरी करेंगे। जी रोहित, इससे याद आया, हाँ जी याद आया, हाथों में तस्बीह से याद आया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब भी इंटरव्यू देते हैं उनके हाथ में भी तस्बीह होती है हमेशा। ये एक नया, इमरान खान, बात सुने, उनके हाथ में होती है। इमरान खान मल्टी वो टास्किंग है, वो कर सकते हैं। आप अच्छा, माने या ना ओके। माने, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो मल्टी टास्किंग है, वो कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। सॉरी, असल में अमल, अगर उन चीजों पे अमल कर ले तो मेरे ख्याल में लोगों की जिंदगियां बेहतर हो जाएंगी। रोहित जी बहुत शुक्रिया आपका, दैट्स द पॉइंट। एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया मुझे। लेकिन क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है तो फिर किसी और दिन ये बैठक रखेंगे इंशाल्लाह, ये सेटिंग रखेंगे और जरूर बात सर, करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, टेक केयर एंड बाय।